हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज डॉक्टर संजना और आज हम करेंगे कल्चरल मटीरियलिज्म। कल्चरल मटीरियलिज्म एक ऐसी लिटरेरी थियोरी है जो कि 1980s में उभरी थी, खासतौर पर ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। इसे हम रेमंड विलियम्स की लेगेसी और मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क का एक ऐसा डेवलप्ड फॉर्म मान सकते हैं जिसके ऊपर मार्क्सिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कल्चरल मटीरियलिज्म लिटरेचर को सिर्फ एस्थेटिक ऑब्जेक्ट नहीं मानता, बल्कि उसे एक मटीरियल प्रैक्टिस मानता है जो कि आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री से कनेक्टेड है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को समझें तो कल्चरल मटीरियलिज्म कहता है कि लिटरेचर को उस टाइम के कल्चर, पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रक्चर के साथ जोड़कर पढ़ना चाहिए। मतलब ये कि कोई भी जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो केवल राइटर की इमेजिनेशन नहीं, बल्कि सोसाइटी की पावर, स्ट्रगल और आइडियोलॉजीज़ को भी दर्शाता है। अगर आप कल्चरल मटीरियलिज्म को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको रेमंड विलियम्स के बारे में ज़रूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कल्चर इज़ अ होल वे ऑफ लाइफ, नॉट ओनली इलीट लिटरेचर और आर्ट। रेमंड विलियम ने ऐसे बहुत से टेक्स्ट लिखे हैं जो कल्चरल मटीरियलिज्म को समझने में हेल्प करते हैं और इस टर्म को बहुत पॉपुलर भी किया है। वो सब हम लोग तब करेंगे जब हम इस थियोरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उसे हम अपने नोट्स में से सॉल्व करेंगे। अभी आप एक बार सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन थियोरी, राइटर्स और कॉन्सेप्ट्स को समझते रहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं जिन्होंने अपने थॉट से इस थ्योरी को पॉपुलर किया है। रेमंड विलियम्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा जोनाथन डॉलीमोर और एलन सिलफील्ड, इन्होंने कल्चरल मटीरियलिज्म को शेक्सपियर क्रिटिसिज्म पे लागू किया है और दिखाया कि कैसे टेक्स्ट डोमिनेंट आइडियोलॉजी को चैलेंज भी कर सकते हैं और रीइंफोर्स भी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। किसी भी टेक्स्ट को उसके हिस्टोरिकल मूवमेंट से अलग करके नहीं पढ़ सकते। टेक्स्ट उस टाइम की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस का हिस्सा होता है। जैसे कि अगर शेक्सपियर को पढ़ते हैं तो आपको एलिजाबेथन इंग्लैंड की क्लास स्ट्रगल, रिलीजन, मोनार्की और इन सब चीज़ों के बारे में समझना होगा। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको इस थ्योरी को समझने में हेल्प करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट इज़ नॉट ऑटोनॉमस। कल्चरल मटीरियलिस्ट मानते हैं कि कोई भी टेक्स्ट अकेले नहीं खड़ा रह सकता, वो एक लार्जर कल्चरल सिस्टम का हिस्सा होता है। ऐसी एक आइडियोलॉजी है ओपोजिशन टू ट्रेडिशनल ह्यूमैनिज्म। ये थियोरी लिबरल ह्यूमैनिज्म को अपोज करती है, जो मानता है कि लिटरेचर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू दिखाता है। कल्चरल मटीरियलिज्म ये कहता है कि सो कॉल्ड यूनिवर्सल वैल्यू भी एक आइडियोलॉजी का ही हिस्सा है। अगली टर्म है आइडियोलॉजी क्रिटिक। कल्चरल मटीरियलिज्म ये दिखाता है कि लिटरेचर कैसे आइडियोलॉजी को प्रमोट करता है या फिर उसे सबवर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए आप सबने किंग लियर पढ़ा होगा। किंग लियर में पावर, हायरार्की एंड पैट्रियार्की का क्रिटिक मिल सकता है अगर उसे कल्चरल मटीरियलिस्ट तरीके से पढ़ा जाए तो। रिकवर्ड वॉइसेस। कल्चरल मटीरियलिज्म उन सप्रेस्ड या मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस को भी उजागर करता है जो ट्रेडिशनल कैनन में इग्नोर्ड थी, जैसे विमेन, लोअर क्लासेस, कॉलोनाइज्ड पीपल एक्सेट्रा। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कल्चरल मटीरियलिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म में कंफ्यूज होते हैं, तो इनको कंपेयर करके देखते हैं। न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटीरियलिज्म दोनों ही थियोरीज हिस्ट्री और पावर की बात करते हैं, लेकिन न्यू हिस्टोरिसिस्ट ज़्यादा टेक्सचुअल प्ले और डिस्कोर्स में इंटरेस्टेड होते हैं। कल्चरल मटीरियलिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा पॉलिटिकली कमिटेड होते हैं और चेंजेस की बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन अगर हम देखें तो कल्चरल मटीरियलिस्ट रीडिंग ऑफ ओथेलो, इस पे आप फोकस करके देख सकते हो। अगर आप ओथेलो का टेक्स्ट उठा के देखोगे तो कल्चरल मटीरियलिस्ट जो थियोरी है उसके अकॉर्डिंग आपको रेस और कॉलोनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन, जैसे डेस्डिमोना और ओथेलो के कैरेक्टर, जेंडर और पावर स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई देगा। और इससे ये जो प्ले है ये 16th सेंचुरी में इंग्लैंड की एंग्जाइटीज़ को दिखाता है। ऐसे आप किसी भी टेक्स्ट को कल्चरल मटीरियलिज्म या फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म के लेंस से देख सकते हैं। चलिए अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो बार बार यूजीसी नेट में, एचपीएससी में और जो और स्टेट एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं ऑन कल्चरल मटीरियलिज्म। ये जो क्वेश्चन है ये हम इस पीडीएफ से रीड करेंगे। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। आपका पूरा रिवीजन इन नोट्स के थ्रू हो जाएगा। एचपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन नोट्स को फ्रेम किया गया है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ कल्चरल मटीरियलिज्म? Cultural materialism is a literary theory that emphasizes the material conditions, economic forces, and social structures in shaping culture, history, and literature. थियोरीज को आप मेमोराइज नहीं कर सकते, सिर्फ एमसीक्यूज से आपको ये थियोरी समझ नहीं आएंगी, इसलिए आपको इनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो करनी ज़रूरी है। कल्चरल मटीरियलिज्म को समझने के लिए आपको ये बातें याद रखनी है कि ये थियोरी किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है। ये मटीरियल कंडीशंस के ऊपर एम्फेसाइज करती है
सोसाइटी की जो मटेरियल कंडीशंस हैं उनकी स्टडी करो टेक्स्ट को समझने के लिए। दूसरा जो इकोनॉमिक फोर्सेस थी उस टाइम की उसकी स्टडी कीजिए। सोशल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कीजिए, कास्ट सिस्टम है कि नहीं है, क्लास स्ट्रक्चर है कि नहीं है, कौन सी क्लास डोमिनेंट थी उस टाइम पे। और ये तीनों चीज़ें मिलकर किसी भी कल्चर को शेप करती हैं, उसकी हिस्ट्री को शेप करती हैं, और लिटरेचर भी इन सब से नहीं बच सकता। तो यही कल्चरल मटीरियलिज्म होता है। हु इज़ कंसिडर्ड द प्राइमरी फिगर बिहाइंड कल्चरल मटीरियलिज्म। अगर आप इस थियोरी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप रेमंड विलियम्स के बारे में बिल्कुल पढ़ के जाइए। सिर्फ रेमंड विलियम्स का एक टेक्स्ट ही नहीं, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट है कल्चर एंड सोसाइटी, लेकिन सिर्फ इतना करने से आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। रेमंड विलियम्स के बारे में आप और जो इन्होंने टेक्स्ट लिखे हैं उनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि ये एक वेल्श राइटर हैं, एक एकेडमिक हैं, और इन्होंने 2 बहुत फेमस नॉवल लिखी। नॉवल तो बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन 2 फेमस ऐसी नॉवल हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि एक है द सेकंड जनरेशन जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी, और दूसरी है लॉयल्टीज़ जो कि 1985 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा उन्होंने बहुत से एकेडमिक टेक्स्ट भी लिखे जिनको आप उनका लिटरेरी और कल्चरल वर्क कह सकते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आता है रीडिंग एंड क्रिटिसिज्म। ये इनका 1950 का पब्लिश्ड वर्क है। थियरी और क्रिटिसिज्म को समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। आपको नाम याद रखना है, रीडिंग एंड क्रिटिसिज्म, पब्लिश्ड इन 1950। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रेमंड विलियम्स की वर्क ऑन कल्चरल मटीरियलिज्म। आंसर है कल्चर एंड सोसाइटी। यह आपने कॉलेज में ज़रूर पढ़ा होगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, कल्चर एंड सोसाइटी जो कि 1958 में पब्लिश हुआ था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है टू अंडरस्टैंड कल्चरल मटीरियलिज्म। ये जो कल्चर एंड सोसाइटी वाला टेक्स्ट है ना, ऐसे बहुत सारे और टेक्स्ट भी लिखे गए हैं जिसमें कल्चर वर्ड तो कॉमन है लेकिन एंड के बाद सोसाइटी नहीं है। सो इस ऑप्शन में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे कल्चर एंड सोसाइटी है रेमंड विलियम्स का जो 1958 में पब्लिश हुआ था, आपको डेट ऑफ पब्लिकेशन ज़रूर याद रखनी है। उसके अलावा कल्चर एंड एनार्की, ये जो वर्क है ये मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है। उसके बाद है कल्चर एंड मटीरियलिज्म, ये भी रेमंड विलियम का वर्क है। फिर है कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, और ये एडवर्ड सैयद का वर्क है। तो इस तरह के जो सिमिलर से वर्क वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो भी आपको बिल्कुल ध्यान से करने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डज कल्चरल मटीरियलिज्म डिफर फ्रॉम न्यू हिस्टोरिसिज्म। ये भी हमने किया था कि इनका क्या डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि इनको इंटरकनेक्टेड तरीके से ही पढ़ा जाता है। कल्चरल मटीरियलिज्म और न्यू हिस्टोरिसिज्म में क्या डिफरेंस है। कल्चरल मटीरियलिज्म एम्फसाइजेज द रोल ऑफ इकोनॉमी एंड मटीरियल कंडीशंस इन शेपिंग कल्चर। मटीरियलिज्म तो देखो मटीरियल्स की बात करेगा, तो ये कहता है कि इकोनॉमी और मटीरियल कंडीशन जो है वो सोसाइटी को शेप करती हैं, कल्चर को शेप करती हैं, उसकी हिस्ट्री को शेप करती हैं, उसके जो लिटरेचर है उसको शेप करती है। ये मानना है कल्चरल मटीरियलिज्म का। लेकिन जो न्यू हिस्टोरिसिज्म है वो ये मानता है कि इट इज़ मोर फोकस्ड ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। वो मानता है कि कल्चर भी इम्पॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी इम्पॉर्टेंट है। उसमें मटीरियल को इतना या फिर पैसों को या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हैं उसको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर इन कल्चरल मटीरियलिज्म। अभी हमने बात की थी कि जो कल्चरल मटीरियलिज्म की थियोरी है वो बहुत हैवीली मार्क्सिस्ट थियोरी की आइडियोलॉजीज, उनकी टर्म्स और उन सबको यूज़ करती है, उस पर डिपेंडेंट भी है। तो काफ़ी सिमिलर सी हैं ये थियोरीज। बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात हम लोग मार्क्सिस्ट थियोरी में कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो रेफरेंस के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं मार्क्सिज्म वाला, उसमें बेस और सुपर स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी भी हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा। इट रेफर्स टू मार्क्सिस्ट आइडिया दैट इकोनॉमिक बेस ऑफ सोसाइटी शेप्स द कल्चर, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर्स। देखो बेस तो होता है किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमी, और सुपर स्ट्रक्चर होते हैं इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड होने के बाद जो कुछ भी बनता है सोसाइटी के अंदर वो सब सुपर स्ट्रक्चर है। जैसे कि अगर किसी देश की इकोनॉमी कमज़ोर है तो उसका लिटरेचर, उसका आर्ट, उसकी नॉलेज, उसकी पावर, ये सारी की सारी चीज़ें उसकी वीक इकोनॉमी से इन्फ्लुएंस ज़रूर होंगी। अगर किसी की इकोनॉमिक बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसी तरह का एडवांस्ड और बेटर सुपर स्ट्रक्चर भी बनेगा। तो ये दोनों जो है ये इंटरकनेक्टेड हैं और ये मार्क्सिस्ट थियोरी के कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज कल्चरल मटीरियलिज्म व्यू लिटरेचर। कैसे देखता है कल्चरल मटीरियलिज्म लिटरेचर को। लिटरेचर इज सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ मटीरियल कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम, रिफ्लेक्टिंग एंड रीइंफोर्सिंग सोशल एंड इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर्स। लिटरेचर जो है वो किसी भी सोसाइटी में उसकी मटीरियल कंडीशंस का प्रोडक्ट है। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम में कैसी कंडीशंस थी,
सारा लिटरेचर जो है वो अपने टाइम की मटेरियल कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है और सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर्स को रीइंफोर्स करता है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी इन कल्चरल मटीरियलिज्म? आइडियोलॉजी भी अगर आप समझें तो ये भी मार्क्सिस्ट थियोरी का ही टर्म है। आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज दैट अराइज फ्रॉम कल्चरल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी इन्फ्लुएंसिंग हाउ इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड। आइडियोलॉजी का मतलब है विचारधारा। तो ये इसमें क्या होगा, बिलीव्स होंगे, वैल्यूज़ होंगे, और जो भी बिलीव्स और वैल्यूज़ बनती हैं ये अपने टाइम की जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये जो मटेरियल कंडीशंस हैं ये इंडिविजुअल्स को इन्फ्लुएंस करती हैं, कलेक्टिव इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेजीमनी इन कल्चरल मटीरियलिज्म? ये हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको मार्क्सिस्ट थियोरी में पढ़ने को मिला था और अब यहाँ दोबारा इसमें भी कल्चरल मटीरियलिज्म में भी एक बहुत डोमिनेंट आइडियोलॉजी है। हेजीमनी refers to dominance of certain cultural norms, values and ideologies that serve the interest of the ruling class, often naturalizing unequal power relations. हेजीमनी का मतलब ये होता है कि जो डोमिनेंट क्लास है उसके जो भी कल्चरल नॉर्म्स होंगे, उसकी जो भी वैल्यूज़ होंगी, आइडियोलॉजी होंगी, वो रूलिंग क्लास क्या करेगी, उनको यूज़ करेगी, दूसरों के ऊपर रीइंफोर्स कर देगी। और किसी को भी ये रीइंफोर्स करना ज़बरदस्ती नहीं लगती क्योंकि वो डोमिनेंट कल्चर को फॉलो करने लग जाते हैं। उसी को हम, उस आइडियोलॉजी को या उस माइंडसेट को हम हेजीमनी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज रेमंड विलियम्स डिफाइन कल्चर? एक तो आपको ध्यान रखना है कि रेमंड विलियम ने कल्चर टर्म को डिफाइन किस वर्क में किया है। तो कल्चर वर्क को उन्होंने डिफाइन करा है अपने वर्क में कल्चर एंड सोसाइटी, और इसमें वो एग्जामिन करते हैं द आइडिया ऑफ कल्चर एंड इट्स एवोल्यूशन इन ब्रिटिश सोसाइटी। ब्रिटिश समाज में कल्चर कैसे पैदा हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ फ्रॉम 18th to 20th सेंचुरी। इसकी जो स्टडी है वही कल्चर एंड सोसाइटी का पार्ट है। और इसी टेक्स्ट में उन्होंने एक लाइन यूज़ करी है, होल वे ऑफ लाइफ। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट बहुत फेमस है और ये लाइन भी बहुत फेमस है। विलियम डिफाइंस कल्चर एज अ कॉम्प्लेक्स होल इंक्लूडिंग नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट, मॉरल, लॉज and customs which are shaped by material conditions and economic realities of society। तो कल्चर क्या होता है? कल्चर एक कॉम्प्लेक्स हॉल है, मतलब कल्चर कोई बहुत सिंपल टर्म नहीं है, बहुत कुछ आता है उसके अंदर। कल्चर में नॉलेज भी आता है, उस सोसाइटी की जो मान्यताएं हैं, बिलीव्स हैं, वो भी आते हैं, कैसा आर्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किस तरह की मॉरलिटी है वहाँ के लोगों की, कानून कैसे मानते हैं, कस्टम्स कौन से फॉलो करते हैं, ये सब कुछ मिलाकर जो है कल्चर बनता है। और ये कल्चर या फिर सारी चीज़ें किस चीज़ से इंस्पायर्ड होती हैं, किस चीज़ से शेप होती हैं? तो उसका आंसर है मटेरियल कंडीशंस, इकोनॉमिक रियलिटीज़, उनके ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग मीन इन कल्चरल मटीरियलिज्म? It refers to the shared values, attitudes, experiences of a particular social group shaped by material conditions and reflected in cultural forms। तो देखो ये 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन एक जैसी ही बातें करता है। कल्चर क्या होता है उसमें भी वो सारी चीज़ें आती हैं। कल्चर को क्या चीज़ें शेप करती हैं वो एक ही आधार है उनका, इकोनॉमी इज़ द बेस, राइट। सो इन द 10th क्वेश्चन ऑल्सो ये जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड हैं, एक्सपीरियंसेस हैं किसी भी सोसाइटी की या सोशल ग्रुप की, वो सब के सब जो चीज़ें हैं वो मटेरियल कंडीशंस के थ्रू ही शेप की जाती हैं। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉन्ग रेवोल्यूशन बाय रेमंड विलियम्स? द लॉन्ग रेवोल्यूशन ये एक बुक है जो रेमंड विलियम्स ने लिखी थी इन 1961, आपको डेट भी याद रखनी है। इन द लॉन्ग रेवोल्यूशन विलियम एक्सप्लोर्स हाउ कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल चेंजेस is linked to material and economic changes in society, offering a Marxist perspective on cultural history। कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर मार्क्सिज्म का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है और विलियम इसमें ये एक्सप्लोर करते हैं कि कल्चर और आइडियोलॉजी जो है वो कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मटेरियल और इकोनॉमिक चेंजेस के ऊपर बेस्ड है। हाउ डज कल्चरल मटीरियलिज्म एंगेजेस विद मार्क्सिज्म? मार्क्सिज्म तो इस थियोरी का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है। Cultural materialism draws heavily on Marxist theory, focusing on how material conditions and economic system influences culture,
लिटरेचर एंड पावर रिलेशंस। देखिए बार बार इन लाइंस को रिपीट करके आपको ये थियोरी जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर आपको ऑप्शन आते हैं, क्वेश्चन मिले आपको कल्चरल मटीरियलिज्म के ऊपर, ऑप्शंस में आपको ये दो टर्म मिल जाएं, मटीरियलिज्म, मटीरियल कंडीशन, इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप समझ सकते हो कि ये कल्चरल मटीरियलिज्म का ही पार्ट है। अगर आपको थियोरी समझ में आ गई तो आप इन आंसर्स को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। What is the role of social change in cultural materialism? Social change का क्या रोल है? Social change is central to cultural materialism. Cultural materialism तो मानता ही है कि social change तो एक central part है इस theory का। कैसे? जैसे ही base change होगा, superstructure change होने लग जाएगा। It argues that the cultural forms and values इवॉल्व इन रिस्पॉन्स टू शिफ्ट इन इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। जैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होंगी, सोशल कंडीशंस भी चेंज होने लग जाएंगी, आर्ट भी चेंज होगा, लिटरेचर भी चेंज होगा, पावर स्ट्रक्चर्स भी चेंज होने लग जाएंगे, रोल्स भी चेंज होने लग जाएंगे। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड मटीरियल कंडीशंस। 14th क्वेश्चन है, हाउ डज विलियम्स कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड्स कंट्रीब्यूट टू कल्चरल मटीरियलिज्म? ये जो कीवर्ड्स है ये एक्चुअली एक बुक का नाम है। कीवर्ड्स, इसका पूरा नाम है कीवर्ड्स अ वोकैबुलरी ऑफ कल्चर एंड सोसाइटी, और ये 1976 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक के अंदर जो रेमंड विलियम्स हैं वो एनालाइज करते हैं हाउ की टर्म्स इन कल्चर एंड सोसाइटी इवॉल्व इन मीनिंग बेस्ड ऑन चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। वो ये एनालाइज करते हैं कि कैसे सोसाइटी और कल्चर जो है वो इवॉल्व होता रहता है और सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के साथ साथ बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। Who is the Marxist critique associated with cultural materialism who focused on the literature's role in class struggle? Who is the Marxist critique associated with cultural materialism who focused on literature's role in class struggle? और इसका आंसर है टेरी ईगल्टन। टेरी ईगल्टन के बारे में हमने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर आपने पोस्ट मॉडर्न थियोरी को ध्यान से पढ़ा तो टेरी ईगल्टन उसमें बहुत फेमस नेम है, पोस्ट मॉडर्न थियोरिस्ट के रूप में भी जाना जाता है इनको। और इनका एक बहुत पॉपुलर वर्क है द इल्यूजन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म, और ये 1996 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट वर्क है उनका पोस्ट मॉडर्न थियोरी का, जिसका नाम है आफ्टर थियोरी, और ये 2003 का पब्लिश टेक्स्ट है। सो टेरी ईगल्टन जो है वो ही हैड पब्लिश्ड ओवर 40 बुक्स, और इनका जो बेस्ट वर्क है उसका नाम है लिटरेरी थियोरी एन इंट्रोडक्शन, और ये पब्लिश हुआ था 1983 में। टेरी ईगल्टन के अगर आप सारे टेक्स्ट के नाम याद नहीं रख सकते, जो कि बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है कि 40 बुक्स के नाम याद रखो, लेकिन जो उनके बेस्ट वर्क हैं एटलीस्ट उनके नाम और उनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन ज़रूर याद करके जाना। और ये जो वर्क है, व्हाट इज़ टेरी ईगल्टन्स मेजर वर्क ऑन कल्चरल मटीरियलिज्म, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है हमारा 16th, और इसमें इसका आंसर दे भी रखा है लिटरेरी थियोरी एंड इंट्रोडक्शन। डेट ऑफ पब्लिकेशन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ 1983, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि अपने टाइम में इस टेक्स्ट की 7,50,000 कॉपीज़ बिकी थी, इसलिए बहुत पॉपुलर टेक्स्ट है। हाउ डज कल्चरल मटीरियलिज्म एड्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड क्लास? लिटरेचर और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको कैसे एड्रेस करती है ये थियोरी कल्चरल मटीरियलिज्म? It views literature as a tool for both reinforcing and challenging class structures, emphasizing how the class struggle is reflected in cultural forms. ये जो थियोरी है ये लिटरेचर को एक टूल की तरह यूज़ करती है, एक ऐसा टूल जो रीइंफोर्स करेगा, चैलेंज करेगा क्लास स्ट्रक्चर्स को, और क्लास स्ट्रगल के ऊपर एम्फसाइज करेगा, और इस चीज़ पे एम्फसाइज करेगा कि कल्चरल फॉर्म्स के अंदर क्लास स्ट्रगल कैसे रिफ्लेक्ट होता है। लिटरेचर खुद एक तरह का कल्चरल फॉर्म है, तो उसमें आपको क्लास स्ट्रगल कैसे देखने को मिलता है ये इस थियोरी में पढ़ा जाता है। व्हाट इज़ कल्चरल प्रोडक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल मटीरियलिज्म? इस थियोरी के अकॉर्डिंग कल्चरल प्रोडक्शन क्या होता है? कल्चरल प्रोडक्शन रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ कल्चरल फॉर्म्स सच एज, अभी हमने बात की है कि कल्चरल फॉर्म जो है वो लिटरेचर है, वो मीडिया है, वो आर्ट है, दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एंड रिस्पॉन्ड टू मटीरियल कंडीशंस, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड इकोनॉमिक फोर्सेस। तो इसको समझना तो आसान है, आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कल्चरल मटीरियलिज्म रिलेट टू हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म? हमने अभी डिफरेंस किया था जब हमने इस थ्योरी को समझा कि क्या डिफरेंस है, और ये इस पे डिफरेंस पे क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है इसमें, तो आपको मेन जो डिफरेंस है वो याद रखना है। और मेन डिफरेंस क्या है कि कल्चरल मटीरियलिज्म जो है वो तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को अडॉप्ट करता है एक तरह से, बाय एग्जामिनिंग हाउ मटीरियल कंडीशन सच एज इकोनॉमिक सिस्टम एंड क्लास रिलेशंस शेप कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो कल्चरल मटीरियलिज्म तो ये मानता है कि इकोनॉमी जो है वो सेंटर ऑफ चेंज है किसी भी सोसाइटी का। कुछ भी अगर चेंज होता है, लिटरेचर, आर्ट, तो वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कल्चरल मटीरियलिज्म का। जबकि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म जो है वो टेक्सचुअल प्ले और डिस्कोर्सेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। वो हिस्ट्री को ज़्यादा वैल्यू देता है, ना कि इकोनॉमिक पावर स्ट्रक्चर्स को। मतलब सिर्फ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के ऊपर सब कुछ डिपेंड होता है, ऐसे वो बात नहीं मानता, ऐसे वो बात नहीं करता। वो ये मानता है कि हिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ सोसाइटी। 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म मटीरियलिज्म इन कल्चरल मटीरियलिज्म। हमने इस पूरी थियोरी की बात करी, लेकिन कल्चरल मटीरियलिज्म में जो मटीरियलिज्म टर्म है उसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है। और ये जो टर्म है मटीरियलिज्म, ये भी रेमंड विलियम्स ने समझाई हुई है अपने वर्क में कल्चर एंड सोसाइटी। मटीरियलिज्म रेफर्स टू द बिलीफ दैट physical, economic and social conditions of society are fundamental in shaping culture, ideological and literary expressions। किसी भी सोसाइटी के कल्चर, आइडियोलॉजी या फिर लिटरेचर, उसको शेप करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो मटीरियलिज्म का है। और खुद मटीरियलिज्म क्या होता है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। कैसा बिलीफ सिस्टम? जो ये मानता है कि मटीरियल पोजेशंस जो होते हैं और जो फिजिकल कंफर्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल वैल्यू से। और ये जो थियोरी है, बिलीफ है, वो ये भी मानती है कि नथिंग एग्जिस्ट एक्सेप्ट मैटर एंड इट्स मूवमेंट एंड मॉडिफिकेशन, और उसी को हम मटीरियलिज्म कहते हैं। तो इट वॉज ऑल अबाउट कल्चरल मटीरियलिज्म। इसके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बनाए थे, इसके अकॉर्डिंग आपको ये थियोरी समझाने की कोशिश की थी। इसके अलावा आप रेमंड विलियम्स, टेरी ईगल्टन, जोनाथन डॉली मोर और एलन सिनफील्ड के बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए। उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, उनको आप याद रखिए। हमने अभी इस लेक्चर में भी बात की है एक दो की, बाकी आप विकीपीडिया या जो भी आपको सोर्स रिलायबल लगता है आप उससे पढ़ के जा सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है वो रेमंड विलियम्स है। तो रेमंड विलियम को और कल्चर एंड सोसाइटी, इस एस्से को बिल्कुल ध्यान से करके जाना। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पे बनते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगले लेक्चर में हम करेंगे इको क्रिटिसिज्म। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, स्टे फोकस्ड। और बहुत कम टाइम बचा है आपके एग्जाम में। बहुत तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं जो बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें। तो आप थियोरीज को, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करिए, ना कि उनको याद करके जाने की या रट के जाने की। जितने हो सकता है उतने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहिए और एक रिवीजन स्ट्रैटेजी तैयार करें तो बेस्ट रहेगा, जिससे आप आने वाले कुछ दिनों में अपना सारा सिलेबस कवर कर सकें। थैंक यू सो मच।